Good morning, students. Sit down, better. आज अपना टॉपिक है हीट एंड इट्स इफेक्ट्स. हीट एंड इट्स इफेक्ट्स. हीट क्या है, व्हाट. जैसे हमेशा अपने के टॉपिक के अंदर जो शुरुआत करते हैं, जो लेसन में पढ़ाई की, तो जो टॉपिक होता है उसके बारे में बताएंगे. व्हाट, क्या है, हीट क्या है, ये तो पढ़ेंगे. इसके बाद में इसके जो है ना इफेक्ट्स, 4 टाइप के इफेक्ट्स अपने को पढ़ने हैं. तो इसका कोड हो गया 4. 4 का मतलब है कि ये हीट जो है ये फैला देती है, एक्सपेंशन कर देती है, ये टेम्परेचर बढ़ा देती है, घटा देती है, ये मैटर में फिजिकल चेंज कर देती है. मतलब वाटर को, लिक्विड को ठोस में, आइस में बदल देती है, आइस को लिक्विड में बदल देती है, लिक्विड को वेपर या गैस में बदल देती है. ये फिजिकल चेंज हो गया. और केमिकल चेंज फूड देखते हो आप किचन के अंदर, कुछ भी आप, जो भी आप किचन के अंदर जो पकाते हो, करते हो. अब आटा लिया, आटे से रोटी बनाई, आटे से वापस आप रोटी थोड़ी, आटा थोड़ी बना सकते हो. ये केमिकल चेंज हुआ. मतलब क्या है कि ये इरिवर्सिबल चेंज है एक प्रकार का. केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज. और फिजिकल चेंज है वो तो भाई रिवर्सिबल है. बर्फ से पानी हो जाएगा, पानी से बर्फ हो जाएगा. तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जो 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आर फ्रॉम हीट. चलिए बात देखते हैं. कोड अपने कर लिया कि इफेक्ट्स से पढ़ेंगे तो 4 प्रकार के इफेक्ट्स अपने बारी बारी से पढ़ लेंगे. लेकिन जैसे ही अपनी स्टडी का पैटर्न रहा है कि कोई भी टॉपिक हो, व्हाट, तो भाई हीट है क्या. बड़ा ही आपको जानकर अचंभा होगा कि जब हीट की खोज नहीं की, डिस्कवरी नहीं की थी, तो उससे पहले क्या है कि लोग इसको, हीट को लिक्विड मानते थे. गर्म है तो इसके अंदर कोई लिक्विड है, गर्म लिक्विड है. ठंडा है तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कम होने से वो लिक्विड जो सॉलिड सा हो गया है. मतलब बचकाना बात थी कि जैसे कोई नॉलेज ही नहीं है कोई इस तरह से. और वो साइंटिस्ट भी होते थे. हाइपोथेसिस है, साइंस में हाइपोथेसिस चलती रहती है, कौन सी सही है, फिर वो प्रैक्टिकल प्रयोग से जो सही बैठती है हाइपोथेसिस, वो फिर प्रिंसिपल बन जाता है. लेकिन ये जो हाइपोथेसिस की ये लिक्विड है, ये रॉन्ग हो गया. हालांकि इन्होंने नाम ही दे दिया था लिक्विड का, कैलोरिक. लिक्विड का नाम ही दे दिया था कैलोरिक. लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए, आपके रमफोर्ड, प्रेस्कोट वगैरह जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि ये जो आप जिसको लिक्विड या कैलोरिक नाम दिया है, हीट एक लिक्विड है जिसका नाम आपने कैलोरिक दे दिया, लेकिन ये लिक्विड नहीं है. ये तो क्या है कि थर्मल एनर्जी है. ये एक थर्मल का मतलब तो आपको पता है, हॉट थर्मामीटर, हॉट को नापने वाला. ये एक थर्मल एनर्जी है जो दूसरी एनर्जी से इंटरचेंज हो जाती है. बहुत सारी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है. एनर्जी का तो बहुत रूप है भाई. इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हीट एनर्जी है. तो ये इसी प्रकार से जो जैसे दूसरी एनर्जी है उसमें से एक रूप जो है हीट एनर्जी का है. अभी भी बोला कि इंटरचेंज हो जाती है दूसरी एनर्जी से. किस प्रकार से इंटरचेंज होगी. अपने कुछ एपरेटस लेते हैं, कुछ मटेरियल लेते हैं, उनसे उनको याद करके अपने कह सकते हैं हाँ सही है, इंटरचेंज हो जाता है मामला. जैसे मान लो आपने हाथ को रब किया, गर्म हो जाते हैं, हीट आ गई. कहां से आ गई हीट? अरे भाई
ये एनर्जी क्या करती है, हीट एनर्जी करती क्या है? अपने मैटर के लेसन में पढ़ा था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड इज मोलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट मे बी एटम और मोलिक्यूल। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इस धरती के ऊपर है, अपने बॉडी के अंदर है, ये मोलिक्यूल ही तो हुआ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो ये हीट एनर्जी करती क्या है? मोलिक्यूल जो कहीं भी है, अपने अंदर है, बाहर है, वातावरण में है, कहीं भी है, अपनी बुक है वो मोलिक्यूल से बनी हुई है, आपका जो पेन है वो मोलिक्यूल से बना हुआ। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसमें गति कौन देता है, मूवमेंट कौन देता है, आगे धक्का कौन देता है, थ्रस्ट कौन देता है, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। कहने का मतलब हो यार कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मूवमेंट देने वाली जो एनर्जी है वो है हीट एनर्जी। समझ में आ गया? अच्छा, अब आइए एग्जाम्पल देंगे। ये हीट में इंटरचेंज कैसे हो रही है एनर्जीज, आगे पढ़ोगे आप, थर्मोडायनामिक्स टॉपिक आएगा बड़ी क्लासों में। लेकिन अभी तो इतना ही जानना अपने को कि हाथ को, पाम को रब करने पर हीट एनर्जी कैसे आ गई? अरे भाई, आप जो भी हाथ है इसको मैकेनिकल एनर्जी से ऐसे हिला रहे हो आप, मैकेनिकल। ये कोई टायर घूमता है, मैकेनिकल है, फैन घूम रहा है, मैकेनिकल है। जहाँ मैकेनिक्स टाइप बातें होती हैं और उसमें काम हो रहा होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी से होता है। अब मैकेनिकल एनर्जी लगाया और मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी इंटरचेंज हो गई। इसलिए आम जो सर्दियों में आप ऐसे करते हो, मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी। हाथ है, पाम जो है गर्म हो गई। आप फ्यूल जलाते हो, किचन के अंदर आपने एलपीजी जलाई, सिलेंडर या केरोसिन जलाया या कुछ भी जलाया, तो उसके अंदर केमिकल है, वो केमिकल के बॉन्ड टूट रहे हैं, केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है हीट एनर्जी में। तो जो केमिकल है वो टूटता है, टूटने से क्या है कि केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। फ्यूल बर्निंग। इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो अपने को गर्म लगती है, हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है। आप पेट्रोल, गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल भरवाते हो और गाड़ी चलती है, आपकी कार चलती है, बाइक चलती है आपकी। तो कहने का मतलब है कि पेट्रोल बर्निंग से जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिक में, पहिया चलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है। पावर हाउस जहां बिजली बन रही है, जनरेटर चल रहे हैं, इस तरह से पावर हाउस में कोयला जलाया जाता है, और पानी की भाप बनाई जाती है। और पानी की भाप जो वो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी, डायनेमो चलते हैं, जनरेटर चलते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से बाद में क्या है, फैन वगैरह में मैकेनिकल में चेंज हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीटर में हो जाएगी तो वापस हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि हीट एक एनर्जी है जो दूसरे एनर्जी के साथ इंटरचेंजेबल है। तो आप, मैं समझता हूं कि आप वट का मतलब समझ गए होंगे कि मेन चीज जो समझने की है कि ये स्मॉल पार्टिकल्स को हीट एनर्जी क्या करती है, मूवमेंट देती है, धक्का देती है, थ्रस्ट देती है। और जितना ज्यादा धक्का देगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा,
उतना ही ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब मैं टॉपिक पर आ गया हूं अपने इफेक्ट्स पर। नंबर 1, टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन टेम्परेचर? टेम्परेचर का मतलब हुआ कि कोल्डनेस कितनी है, हॉटनेस कितनी है। तो एक प्रकार का कंपेयर है। बाहर मान लो हॉटनेस है, अंदर कोल्डनेस है, तो आप बाहर जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी। हॉटनेस के जो पार्टिकल है, क्योंकि फास्ट है, वो फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। हॉट का मतलब है कि स्मॉल पार्टिकल फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं, और हॉट का मतलब है कि धीमे धीमे मूवमेंट कर रहे हैं, इस तरह से। तो इनके मूवमेंट को नापना और उनको कंपेयर करना, दो टाइप के मैटर पड़े हैं, उनकी हॉटनेस या कोल्डनेस या समान मैटर पड़े हैं। ये अंदर का पानी जो है कोल्ड है, बाहर का पानी जो है हॉट है। तो कितना हॉट है ऐसे ही थोड़ी बोल दोगे, कंपेयर करोगे। हाँ गर्म है, ठंडा है, ये कोई बढ़िया कंपैरिजन तो नहीं हुआ। आप तो साइंटिस्ट हो, तो आपको एक्यूरेट बताना होगा कि इनके मॉलिक्यूल्स, बाहर वाला जो पानी है इसका मॉलिक्यूल इस स्पीड से चल रहा है, इस स्पीड से धक्का हो रहा है उसको, और अंदर वाला ठंडा स्मॉल पार्टिकल है इस स्पीड से, यानी इसकी स्पीड लो है इतना, 100 डिग्री, 101 डिग्री, 0 डिग्री, इस तरह से बोलना पड़ेगा आपको। तो ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी स्मॉल पार्टिकल्स के धक्कों को या थ्रस्ट को, मूवमेंट को नापने वाली जो यूनिट है वो टेम्परेचर कहलाती है। उसको टेम्परेचर में इंक्लूड करते हैं अपने। पहला इफेक्ट है ये, टेम्परेचर अप कर दिए हीट, या लो भी कर सकती है। जब हीट एनर्जी नहीं हो तो स्मॉल पार्टिकल आलस में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो मेन चीज यही हुई कि स्मॉल पार्टिकल इन मूवमेंट कितना है, टेम्परेचर से नापते हैं, यूनिट से। अब इस काम में कई साइंटिस्ट शामिल हुए कि हम बनाएंगे टेम्परेचर नापने का तरीका। दूसरे ने आपके सेल्सियस में बताया, मैं बताऊंगा। फ़ारेनहाइट ने बताया, मैं बताऊंगा। केल्विन ने कहा, मैं बताऊंगा। आप भी बता सकते हो, अभी बताता हूं मैं कि लेकिन मैं बताऊंगा। सारे साइंटिस्ट तैयार हो गए, उन्होंने अपने अपने स्केल्स भी बता दी। ठीक है, स्केल्स बता दिए, सेल्सियस ने, फ़ारेनहाइट ने, और आप भी कोई स्केल बना सकते हो। लेकिन सबका एक कॉमन चीज जो थी वो ये थी कि देखो भाई, इस यूनिट को कहां से शुरू करें अपने। अंक तो कोई दे देना, आपकी जो मर्जी है वो दे देना। एक तो बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट लो वाटर का, एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लो, प्योर वाटर। हालांकि सी लेवल के ऊपर देख रहे हो आप, सी लेवल के ऊपर प्योर वाटर को जमा रहे हो आप, और सी लेवल के ऊपर ही आप जो है इसको प्योर वाटर को बॉयल कर रहे हो। तो फ्रीजिंग का जो अंक है वो फ्रीजिंग और बॉइलिंग, इसके बीच में अपना स्केल रखो सब। प्योर वाटर इसलिए कि जो मिक्स्ड वाटर होता है उसका टेम्परेचर, उसकी रीडिंग में इम्प्योरिटी आएगी, अशुद्ध होगा, इसलिए प्योर वाटर जरूरी है। प्योर कौन से मेटर को स्टैंडर्ड लिया गया? बोले साहब प्योर वाटर को स्टैंडर्ड लिया गया।
किस जगह से स्टैंडर्ड लेना सही समझा गया? सी लेवल पर। सी लेवल पर ही क्यों, कहीं भी पहाड़ के ऊपर भी तो आप फ्रिज और उबाल सकते हो, ठंडा कर सकते हो, उबाल सकते हो। बोले नहीं, वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर का फर्क पड़ेगा, गड़बड़ होगा। सी लेवल के एटमॉस्फेयर प्रेशर को अपने स्टैंडर्ड मानते, इसलिए वहीं पर आपको पानी को फ्रीज करना पड़ेगा और वहीं पर बॉयल करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में जो गैप है, इंटरवल या गैप है, वो सेल्सियस ने तो, जो सेल्सियस है उसने तो 100 इंटरवल ले ली। जमाने और उबालने के बीच में जो इंटरवल या पार्ट बनाए, मान लो ये नीचे वाला ये फ्रीजिंग है और ये बॉइलिंग है, इसके बीच में जो इस तरह से क्रॉस करके जो पार्ट बनाए या इंटरवल बनाए, सेल्सियस ने तो 100 बनाए। तो उसने कहा जब फ्रीजिंग हवा 0 डिग्री है, चलो ठीक है 0 डिग्री मान लिया आपका, और बॉइलिंग हवा 100 डिग्री है, मान लिया ठीक है। आप यही तो कहना चाहते हो कि फ्रीजिंग और बॉइलिंग के बीच में मैंने 100 इंटरवल्स लिए, 100 पार्ट्स लिए, ठीक है। सेल्सियस ने ये कह दिया, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं अपने, ये सेल्सियस जो स्केल है 100 पार्ट्स इसने ले लिए। अब फॉरेनहाइट जो है साइंटिस्ट, उसने कहा कि भाई टेम्परेचर को छोटे छोटे पार्ट्स में भी नापना चाहिए, इसलिए ज्यादा इंटरवल करेंगे, ज्यादा पार्ट करूंगा मैं। तो तू ज्यादा कर ले भैया, तू कितना करेगा? तो बोलो मैं तो 180 करूंगा। तो इसका जो 0 डिग्री है सेल्सियस का, जो जब बर्फ के जमने का, तो फॉरेनहाइट ने बोला कि मेरा तो 32 से शुरू होगा डिग्री फॉरेनहाइट, मेरा तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट से शुरू होगा। मतलब 32 डिग्री फॉरेनहाइट का मतलब बर्फ, और सेल्सियस का मतलब 0 डिग्री मतलब बर्फ। अच्छा ठीक है, तो पानी का बॉइलिंग इसने कहा 100 डिग्री पर, 100 डिग्री में बॉइलिंग, 100वां जो इंटरवल है उसको 100 डिग्री मानूंगा, सेल्सियस ने कहा। फॉरेनहाइट को जब पूछा गया कि आप क्या करोगे, बोलो मैंने तो 180 इंटरवल्स किए हैं, पार्ट किए हैं, इसलिए जमने और गर्म होने में, बॉइलिंग में। तो 32 में 180 जोड़ोगे आप, ऐड करोगे तो 212 फॉरेनहाइट होगा। तो फॉरेनहाइट में बताइए आप वाटर बॉयल कब होगा कि 212 फॉरेनहाइट पर गर्म होगा। सेंटीग्रेड में बताइए आप कि 100 डिग्री पर बॉयल होगा। इसी प्रकार से क्या है, मैं बोल रहा था कि आप भी अपना कोई स्केल बना लो, ठंडा और गर्म। उसने 100 पार्ट 100 इंटरवल बनाए, फॉरेनहाइट ने 180 इंटरवल बनाए। आप भी बनाओ, आपको आपके में तो बड़े बड़े इंटरवल बनाऊंगा, छोटे छोटे में मुझे नहीं नापना टेम्परेचर को, कितने धक्के वगैरह मूवमेंट कर रहा है टेम्परेचर, हीट एनर्जी, मैं नहीं, मैं बड़े बड़े बनाऊं। अच्छा आप 80 पार्ट बना लो, आप 50 पार्ट बना लो, आपके नाम से स्केल बन जाएगा। तो ये कहानी है स्केल्स की। फ्रीजिंग और बॉइलिंग के बीच में इंटरवल्स या पार्ट्स। एक केल्विन महोदय भी थे, केल्विन, इनका जो स्केल है वो साइंस की लैब्स के अंदर केल्विन महोदय का स्केल काम में लिया जाता है। ये
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है आम अपने जो प्रॉब्लम्स है जनता के बीच में ये काम में लिया जाता है, जैसे फीवर है और है, इस तरह से नापने में काम में लिया जाता है। ये तो आम जो नापने में काम में लिया जाता है, इसको सेल्सियस को जैसे लेब थर्मो मतलब गर्मी, धक्का कितना दिया जा रहा है मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल पार्टिकल्स को। लेब थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिक में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, वहां एक थर्मामीटर लगाया जाता है, वो उसके बारे में। और लैब के अंदर क्या है, आप जब केमिस्ट्री की लैब में जाते हो तो तरह तरह के जो यूज करते हो और करते हो, हाई लेवल पर तो केल्विन काम आता है, लेकिन आपकी स्टडी में और वहाँ जो लैब के अंदर काम करते हो, पानी कितना गर्म हुआ, ये केमिकल कितना गर्म है, हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, ये क्या है कि लेब थर्मोमीटर से देखते हो आप। इस लेब थर्मोमीटर की जो रेंज है -10 डिग्री टू 110 डिग्री मैक्सिमम रेंज है। इसके बाद में जो लिक्विड है ना, जो पारा है, पारे का केमिकल सिंबल क्या है केमिस्ट्री में, Hg। ये लिक्विड होता है। मैं आपको एक्सपेंशन में समझाऊंगा आगे जाके कि जो सॉलिड है वो सबसे कम एक्सपेंड होता है, उसके धक्का दो आगे जाके रुक जाएगा, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल है वो पास पास होते हैं, दूसरा रोक देगा, दूसरा भाई खड़ा होगा, आगे कहा जा रहा पीछे पीछे। एक जोरदार प्रेस वाली जैसे लाइन है, आप मंदिर के दर्शन में खड़े हो, आप लाइन में खड़े हो, बहुत भीड़ है, भगदड़ मचने की संभावना है, तो आप थोड़ा सा भी आगे धक्का दोगे, आप मान लो स्मॉल पार्टिकल हो, आप आगे जाओगे तो सामने वाला जो स्मॉल पार्टिकल है वो आपको बिल्कुल चिपका हुआ है, वो आपको पीछे धक्का देगा। तो कहने का मतलब है कि लाइन का फैलाव, जो एक्सपेंशन है, वो बहुत कम होगा सॉलिड का। इसी प्रकार से क्या है कि लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, फुट 2 फुट का, जैसे मान लो एक लाइन में गैप हो गया, तो वो क्या है कि आगे चलते जाएंगे, अपने चलेंगे तो कोई भी धक्का देगा तो फुट 2 फुट आगे चले जाएंगे फटाक से। क्या बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, बड़ा फैलाव हो रहा है, लाइन का फटाफट हो रहा है, वो एक लिक्विड की वाली बात हो। गैस का आपने कोरोना के समय लाइन देखी होगी, 2-2 मीटर के सरफेस पे गोले गोले लगा रहे थे कि इन लाइनों में खड़े हो, अगला चला जाएगा फिर आप जाओ। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर होते हैं गैस के अंदर, और उनको धक्का और दो तो उनको को रोकने वाला ही नहीं है, आगे खूब एक्सपेंशन होगा उनका। तो सबसे कम एक्सपेंशन सॉलिड का, उससे ज्यादा एक्सपेंशन लिक्विड का, और उससे भी ज्यादा एक्सपेंशन गैस का। तो हमें थर्मामीटर में ऐसी स्टेज लेनी है मैटर की जो मीडियम है, लिक्विड है, पारा, मरकरी। ये कांच के स्टेम के अंदर जो लंबा होता है उसको स्टेम बोला गया। कांच का जो आप थर्मामीटर देखते हो, लंबी सी नली, उसको स्टेम बोला गया। तो इसमें मार्क होते हैं -10 से 110 तक, इतने मार्किंग होती है स्टेम के ऊपर। अच्छा, इसमें जो बिगर यूनिट है वो 1 डिग्री होती है, और स्मॉलर यूनिट है 1/5, मतलब 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 1 डिग्री हो गई, मान लो मार्क है, ये बड़ा लाइन है 1 डिग्री, और इसके 5 पार्ट और कर दो इस तरह से, 1 2 3 4 5, तो 1/5 हो गया ना, 5 पार्ट कर दिया, 1/5। तो
5 को 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड स्मॉल पार्ट। इसमें प्रिकॉशंस रखने होते हैं वरना रीडिंग गलत आएगी। प्रिकॉशंस का मतलब है कि ये अपने को केमिकल को नाप रहे हैं, ये ये लैब थर्मामीटर है, तो सिर्फ और सिर्फ कांच की दीवारों पे नहीं टकराना चाहिए थर्मामीटर, ये सिर्फ लिक्विड में ही रहना चाहिए। और नीचे जो इसके ये जिसमें पारा भरा हुआ बल्ब है इस थर्मामीटर का, वो कांच के टच नहीं होना चाहिए नीचे पेंदे पर, वरना रीडिंग गलत आएगी। वो कांच की रीडिंग ले लेगा, ग्लास की रीडिंग ले लेगा, वो अपने को तो चाहिए लिक्विड की रीडिंग। तो उसको सीधा रखोगे और लटकाए हुए रखोगे और तब तक सीधा रखोगे जब तक जो पारा है वो किसी जगह पर यहां तक मान लो फिक्स नहीं हो जाए। 5 मिनट तक रखा, फिक्स हो गया, अब आगे नहीं जा रहा ये मतलब, तो वो देख लोगे आप। ये अच्छा, ये टेम्परेचर है इस लिक्विड का। ये प्रिकॉशंस हैं लेड थर्मामीटर में। अब आइए आप क्लिनिकल थर्मामीटर में। क्लिनिकल थर्मामीटर जिस प्रकार से -10 से यानी 120 पार्ट में इस तरह से काटा हुआ था, निशान लगाए हुए थे लेब थर्मामीटर में। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो बुखार वगैरह नापते सेंटीग्रेड वाला जो है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री, और फॉरेनहाइट में 94 डिग्री फॉरेनहाइट से 108 डिग्री फॉरेनहाइट। ये जो लास्ट वाला जो है ना 42 डिग्री टेम्परेचर हो गया बॉडी का। किसी की बॉडी का 42 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार आ जाए और थर्मामीटर 42 लास्ट बता रहा है स्टेम के अंदर, मतलब कांच की जो नली है उसको स्टेम करते हैं, स्टेम के अंदर बता रहा है 42 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डेथ। 108 फॉरेनहाइट आ गया किसी की बॉडी का टेम्परेचर मतलब डेथ। तो ये डेथ वाला टेम्परेचर है ये बॉडी का, 42 डिग्री और 108 डिग्री फॉरेनहाइट, ये सेंटीग्रेड में। अभी डेथ की बात करोगे या कोई लाइफ की भी बात करोगे, अपनी लाइफ में जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का वो तो बताओ। वो 37 डिग्री। आपके क्लिनिकल थर्मामीटर लगाया 37 डिग्री आ रहा है, बुखार नहीं है, बिल्कुल सही है 37 डिग्री। अच्छा, थर्मामीटर लगाया, कोई बोलते हैं मेरे तो बुखार सी हो रही है आज, जैसे काम नहीं करने के बहाना, होमवर्क नहीं करना और नहीं करना, मेरे तो मैम बुखार हो गई थी, ये हो गई। पेरेंट्स को कहते हैं बुखार हो रही है मेरे, और थर्मामीटर लगाया तो स्टेम के अंदर रीडिंग आ रही है 98.6 फॉरेनहाइट। झूठ बोल रहे हो, बहाना कर रहे हो, एक्सक्यूज कर रहे हो बुखार का, काम नहीं करना, होमवर्क नहीं करना। तो जो थर्मामीटर होता है क्लिनिक वाला, हॉस्पिटल वाला, इसमें नीचे देखा हुआ छोटी सी लंबी सी गुंडी सी होती है, बटन सा होता है लंबा सा, उसमें पारा या मरकरी भरी हुई होती है लिक्विड। फिर क्या है कि थोड़ा सा वो मुड़ा होता है, उसको ध्यान से देखोगे ना अंदर उसको इस तरह से, तो वो जो है इस तरह से टेढ़ा हो जाता है यूं। उस टेढ़ेपन को कहते हैं किंक। क्या कहते हैं? किंक। स्टेम बता ही दिया, जो लंबी नली है जिसके ऊपर टेम्परेचर देखते हैं इस तरह से, वो स्टेम। होता ये है कि जो अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का, उसमें से हीट एनर्जी निकलती है। बुखार है तो ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, और वो बल्ब के अंदर जो नीचे बल्ब है उसको एक्सपेंड करेगा, तो ऊपर स्टेम में पारा बढ़ता जाएगा। एक फिक्स हीट, इतने ही धक्के मिल रहे हैं, फिक्स हो जाएगा वो यहाँ पर आके। जो मुंह से बाहर निकालोगे तो वो जो है
बाहर के वातावरण का टेम्परेचर कम है, तो जो मर्करी है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा ड्यू टू द कोल्डनेस ऑफ आउटर इन्वायरमेंट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बल्ब के अंदर पारा नीचे आने लग जाएगा, तो फिर आप रीडिंग कैसे नापोगे? स्टेम से तो पारा वो जो बल्ब के अंदर गिर जाएगा। इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से निपटारा करता है किंक। जो गुंडी है मुड़ी हुई, उस गुंडी में देखोगे आप बाद में कि कट हो जाता है, नीचे बल्ब में जो पारा है वो नीचे चला जाता है, ऊपर जो स्टेम में रहता है उसको नीचे नहीं गिरने देता। वो मुड़ाव जो है, घुमाव है, जो किंक है। और आप कहीं भी ऐसे ऐसे करके दूसरों को दिखा सकते हो, खुद देख सकते हो, इतना डिग्री टेम्परेचर है बॉडी में। अब किसी और की बुखार नापना हो तो वो तो स्टेम के अंदर फिक्स हो गया, वो क्या करोगे? तो उस जो स्टेम के अंदर पारा है उसको जरक दोगे, इस तरह से झटका दोगे, इस तरह से 2-3 बार। वो स्टेम वाला पारा है वो किंक में से पार होकर नीचे बल्ब में आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और फिर दूसरे किसी का भी टेम्परेचर आप वैसे ही नाप सकोगे। ये क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। क्लिनिक में तो आजकल बड़े एडवांस थर्मामीटर आ गए भाई। ये जर्क देने की, मतलब मरकरी का निशान देखने की स्टेज में कोई आवश्यकता ही नहीं। आजकल दुकानों के ऊपर जो शॉप है, मेडिकल शॉप, उसको ये डिजिटल थर्मामीटर देना, फटाक से मुंह से निकाला डिजिट आ रही है, डिजिटल थर्मामीटर। अब बच्चा है वो 2 महीने का है, 6 महीने का है, और वो उसके मुंह में वो मान लो पारा चला गया और गया तो कितना नुकसानदायक होगा, मरकरी चला गया। तो एक स्ट्रिप थर्मामीटर आने लगी। एक स्ट्रिप होती है, उस बच्चे की माँ इसे फोरहेड के आगे चिपका देते हैं, उसमें रीडिंग आ जाती है। कोरोना में तो एक नया तरीका आया। कोरोना का मतलब था कि बुखार, वो भी हाई फीवर, और उसके पास में थर्मामीटर कौन ले जाए कोरोना में? तो दूर से ही क्या है, हीट जो है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे अपने, हीट एनर्जी का मतलब है कि इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड रेज को ही हीट कहते हैं। अपने हीट बराबर छोड़ रहे हैं, सारी बॉडी जो है, ये दीवार है और सब हीट छोड़ रही है। क्या छोड़ रही है? इंफ्रारेड रेज छोड़ रही है। अपना माथा है वो भी इंफ्रारेड रेज छोड़ रहा है। तो आप 1 मीटर दूर से गया, किस तरह से 1 मीटर लगाया, उसने इंफ्रारेड रेज कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, किस हिसाब से आ रही है, वो मीटर इंफ्रारेड को नाप लेता है और बता देता है ये बुखार है, इतना डिग्री बुखार है। तो ऐसे कोरोना के अंदर क्या है, ऐसे थर्मामीटर भी बन गए। मैं समझता हूँ टेम्परेचर भी समझ गया, और इनका जो यूज होता है थर्मामीटर्स में वो भी समझ गए आप। एक इफेक्ट पड़ा आपने टेम्परेचर का, इसमें भी रह गया। कई बार क्या ये पूछते हैं कि चेंज बताओ आप, और इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको फ़ारेनहाइट बताइए आप। इनके फार्मूले सेंटीग्रेड, जो इंटरवल्स है ना, उनको कंपेयर कर लिया। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो इंटरवल्स थे, पार्ट है, उनको कंपेयर कर लिया। तो ये जब इनका जो रेशियो है, ये जो काटते डिवाइड करते मैथ्स का सवाल है, रेशियो में पढ़ोगे आप। रेशियो जो है
5:9 आएगा। और वैसे सीधा ही दिख रहा है 1.8। और कोई सीधा सवाल पूछ ले 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 5 डिग्री टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, 9 होगा। जब सेंटीग्रेड करोगे तो 5 सेंटीग्रेड तो छोटा हो गया, 100 ही पार्ट बनाए, कम बनाए, फ़ारेनहाइट ने ज्यादा बनाए पार्ट। तो सेंटीग्रेड करोगे तो 5 बटे सेंटीग्रेड जानना होगा, फ़ारेनहाइट दिया होगा, तो छोटे वाला जो रेशियो ऊपर लेकर नीचे बड़ा कर दोगे आप, 5/9। और जो फ़ारेनहाइट नापना होगा तो 9/5 कर दोगे आप, सेंटीग्रेड दिया हुआ। देखिए आप इधर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कैसे नापोगे आप, फार्मूला क्या है फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस दिया हुआ है, सेल्सियस दिया हुआ है। तो मैंने बताया फ़ारेनहाइट की ज्यादा होते हैं ना पार्ट, 9 ऊपर ले लिया रेशो में, सेंटीग्रेड दिया हुआ वो नीचे ले लिया 5 इंटू सेंटीग्रेड कितना भी है, 10 है, 15 है, वो रख दिया और उसमें 32 जोड़ दिया, क्योंकि श्रीमान फ़ारेनहाइट ने 32 का बड़ा किया हुआ है। तो सेंटीग्रेड के कम होते हैं ना, तो उनको बराबर लाने के लिए 32 जोड़ देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। और फ़ारेनहाइट दिया हुआ सेंटीग्रेड कम वाले देखने तो फिर माइनस कर देते हैं। ये देखिए फ़ारेनहाइट लिख दिया ज्यादा वाला, माइनस कर देते। और इधर रेशो में क्या आएगी, जो सेंटीग्रेड है वो कम वाला जो ऊपर रख गया और फ़ारेनहाइट वाला रेशो जो है 9 वो नीचे हो गया, उलट पुलट हो गया। इनको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट जो भी पूछ रहा है। और बहुत ज्यादा इंटरवल्स हैं उनको -32 करना है, -32 करना है। और जिनके इंटरवल्स कम है सेंटीग्रेड के, वहां क्या है कि ऐड कर देने 32। इस तरह से फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। अब टेम्परेचर इफेक्ट आपका पूरा होता है फॉर्मूला जानने के बाद। एक्सपेंशन, दूसरा इफेक्ट क्या है, एक्सपेंशन। मैंने टेम्परेचर पहले बता दिया, पहले अब दूसरा एक्सपेंशन पढ़ते हैं। एक्सपेंशन पता ही है, मैंने बता दिया आपको, गैस का सबसे ज्यादा, लिक्विड का उससे कम, सॉलिड का उससे कम। और जब एक्सपेंशन होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, उसको ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा प्लेस चाहिए। तो मैंने बताया कि एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा। इनके यूजेस के एक्सपेंशन के, ऑटोमेटिक फायर अलार्म होता है, ऑटोमेटिक फायर अलार्म होता है। इसमें कुछ नहीं होता, एक प्लेट होती है, ये प्लेट मान लो आप ब्रास की, एक ही प्लेट है जिसका ऊपर का हिस्सा, एक साइड का हिस्सा ब्रास का है, M1 ब्रास का है, और दूसरा आयरन का है, ब्लैक वाला ये आयरन का। ब्रास जो है आयरन के मुकाबले हीट एनर्जी लेकर ज्यादा एक्सपेंड होता है। तो ये जब एक्सपेंड होगा ब्रास वाला ये हिस्सा, तो ये इस प्रकार से बो बन जाएगा, धनुष बन जाएगा ऐसे। और इसको इधर धनुष बनाने में आयरन बहुत काम करेगा। आयरन कहेगा यार मैं तो फैल ही नहीं रहा हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको स्ट्रेंथ देगा, तो जो ब्रास है वो ऐसे धनुष बन जाएगा। और आगे जाकर जो सर्किट है
तार वगैरह, और ये घंटी होगी इस तरह से, इस घंटी से सर टकरा जाएगा, टच होते ही जाएगी, अलार्म बजने लग जाएगा कि यहाँ इतनी गर्मी हो गई है। गर्मी के हिसाब से वो ब्रास का लंबा चौड़ा और लंबाई चौड़ाई में आपके लगाते हैं उस प्लेट में। तो मैं समझता हूँ इसका जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म है उसको आप समझ गए होंगे। ऑटोमेटिक फायर अलार्म ब्रास और आयरन के एक्सपेंशन का खेल है। ब्रास गर्मी पाकर फैलता है और बिजली का सर्किट पूरा बना देता है और अलार्म बजने लगता है। बोतल की ढक्कन नहीं खोल रही, ऊपर बोतल के ऊपर मेटल कैप है, नीचे कांच का बोतल है या जो भी कोई लोहे का बोतल, किसी का नहीं खुल रही है। खैर क्या करोगे कि इसको फैला दे तो इस बोतल को ऐसे गर्म पानी में इस ढक्कन को रख दोगे मेटल कैप को, वो फैल जाएगा और फैलते ही आप इसको खोल लो। एक्सपेंशन के फायदे हैं ये। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब इलेक्ट्रिक पोल्स जैसे लगाए जा रहे हैं, बिजली के तार लगाए जा रहे हैं ऐसे ऊपर ऊपर, गर्मी में देखते हो कि बिजली के तार ढीले हो जाते हैं, ऐसे टाइट नहीं रहते, लूज हो जाते हैं। क्यों भाई? हीट एनर्जी के कारण 1250 डिग्री टेम्परेचर है, तार जो लटक जाएगी। और वही जो वायर है पोल के बीच, दो पोल के बीच में, उसको आप यदि विंटर में देखोगे 0 डिग्री में तो बिल्कुल ऐसे टाइट रहेंगे ऐसे। ये जान लिया आपने। अब मैं पूछ रहा हूं आपको कि वायर केबल लगानी है दो पोल के बीच में और 50 डिग्री गर्मी में लगा रहे हो आप इंजीनियर हो, तो गर्मी में टाइट लगाओगे या कुछ ढीला छोड़ोगे? कुछ लूज छोड़ना पड़ेगा। पता है कि आगे सर्दी आने वाली है, वो टाइट होगा। और अभी गर्मी में टाइट लगा दोगे तो क्या होगा? वो विंटर में क्रैक हो जाएगी स्पीड होने के कारण। ये हीट के खेल है। रेलवे लाइन के बीच में पटा हुआ है ये जो पटरियां होती है, थोड़ी थोड़ी दूर बीच में, उनके बीच में जगह छोड़ी जाती है। गर्मी के अंदर क्या है कि वो जो जगह छोड़ी जाती है इस तरह से, तो वो पटरी जैसे जगह छोड़ी तो इधर वाली पटरी यहाँ जाती है, इधर वाली गर्मी के कारण इधर चली जाती है। तो दोनों क्या है कि एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती। एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी तो रेल का एक्सीडेंट हो जाएगा। दो पटरियों के बीच में कुछ जगह छोड़ने का मतलब यही है। क्या मतलब है? हीट का एक्सपेंशन इफेक्ट को कम करना। अक्सर क्या है कि गरम गरम चाय डाल देते हो, गरम कोई चीज डाल देते हो कांच के गिलास में, जो घटिया कंपनी का ग्लास होता है या घटिया कम पैसे का होता है, सस्ता होता है, वो डालते ही क्या है कि फटाक से करेगा ज्यादा उसमें कड़ा। वजह क्या है कि गिलास के अंदर की जो कांच की लेयर है वो इनर ग्लास लेयर जो है वो हॉट, उसमें लिक्विड डालते ही क्या है कि वो एक्सपेंड हो गई। इनर के स्मॉल पार्टिकल है वो भागने लगे, एक्सपेंड हो गई। और बाहर वाले आउटर लेयर है वो कोल्ड में, बाहर के वातावरण के संपर्क में, वो आलस में पड़ी है। वो लेयर वो अंदर वाली लेयर के मुकाबले एक्सपेंड नहीं हो रही है। तो क्या होगा? अंदर की जो जैसे एक्सपेंड होगी, नीचे वाली बाहर वाली एक्सपेंड हो नहीं रही है, तो एक टेंशन आएगी तो क्रैक हो जाएगा ग्लास। तो
अच्छी कंपनी के जो ग्लास होते हैं, जैसे पायरेक्स ग्लास होता है, उसमें बोरोन वगैरह केमिकल होते हैं, वो दो लेयरों के बीच में बोरोन जो ट्रांसपेरेंट केमिकल होता है, अच्छी कंपनी है वो लगा देती है, तो दोनों को क्या कस के रखती है वो। अरे भैया आगे क्यों फैल रहा है, अंदर वाले कहता है, इसको कहते हैं तू थोड़ा इधर आ, दोनों को बांधे रखती है, टूटता नहीं वो ग्लास। पायरेक्स ग्लास मैंने लिखा भी होगा, पायरेक्स ग्लास यूजेस, आप याद रखना एक्सपेंशन के यूजेस। मैंने दूसरा इफेक्ट बता दिया, वो पहला टेम्परेचर बताया था, दूसरा आपको बता दिया एक्सपेंशन, और तीसरा क्या है कि फिजिकल चेंज मैं बता चुका हूँ। वाटर का वो आप एग्जांपल दे देना, बर्फ का, पानी का और भाप का। और केमिकल चेंज का एग्जांपल दे सकते हो किचन में। किचन में जो आटा रोटी बन गया हीट लेकर तवे के ऊपर, वो चेंज नहीं होगा। जो मिर्च हल्दी और सब्जी वगैरह डाली आपने और उसकी सब्जी बन गई, अब आप चाहो कि मैं वापस ओरिजिनल लौकी ले लूं, वापस ओरिजिनल पोटैटो ले लूं, इम्पॉसिबल। क्यों? यहाँ हीट ने केमिकल चेंज कर दिया। तो केमिकल चेंज का इफेक्ट देखना हो तो आप सीधे सीधे किचन में घुस जाओ, और फिजिकल चेंज देखना हो हीट का तो सीधे सीधे आप आइस को गर्म करना शुरू कर दो। ये चारों इफेक्ट मैं सोचता हूँ आप हीट के आ गए हैं अच्छी तरह से। और सबसे जो मुद्दे की बात है, क्वेश्चन आंसर करेंगे, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मेरे को सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन लगे, जो आपको जिंदगी भर परेशान करेंगे, ये क्वेश्चन आगे आगे की क्लासों तक। तो व्हाई शुड नॉट यू अंडरस्टैंड इन दिस लेवल, दैट विल बी वेरी यूजफुल इन योर फ्यूचर, इट विल मेक योर फ्यूचर इन फ्यूचर। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करें। फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, यानी ज्यादा इंटरवल वाला पूछ रहा है। तो फ़ारेनहाइट ज्यादा इंटरवल वाला क्या है, रेशो क्या है, 9 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया। इस रेशो में आप जो सेंटीग्रेड है उसको आप गुना करके, रेशो का सवाल है ये, आपने 10 से गुना कर दिया, और फ़ारेनहाइट के ज्यादा पार्ट्स हैं इसलिए 32 जो है नीचे 0 के बराबर लाने जोड़ दिया, ऐड कर दिया आपने 32। तो इसको काटोगे आप 2 और 9 इंटू 2 18 प्लस 32 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, बस सिंपल सा है। इसी प्रकार से क्या है कि आपको क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कन्वर्ट 95 डिग्री ये क्वेश्चन में गलत हो गया। फ़ारेनहाइट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में, यानी कम इंटरवल, कम पार्ट वाला जो स्केल है उसमें कन्वर्ट करना है। तो कम वाला तो फिर 5 है, इसमें 5 ऊपर आएगा, 5/9 होगा, ये 5/9 रहा। और फ़ारेनहाइट की जगह 95 लिख दिया, फॉर्मूला ये है ना, फ़ारेनहाइट की जगह 95 लिख दिया, और कम करना है तो माइनस कर दोगे, 32 पार्ट्स कम करने, तो 5/9 95 माइनस 32 करोगे आप 63 आएगा, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये आंसर आ जाएगा। अब वो थोड़ा सा, अब आप एलजेब्रा की तरफ ले जाते हैं। रेशो के मैथ्स तो देख लिया आपने, अब थोड़ा एलजेब्रा की तरफ आते हैं। रेशो को एलजेब्रा में ले जाएंगे।
अलजेब्रा में ले जाएंगे कि ऐसी कॉमन रीडिंग बताओ, कॉमन रीडिंग जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग इक्वल हो। ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल है, ये तो पहली होगी। सोचते रहोगे, ऐसे सोचने की और करने की जरूरत नहीं। आपको कोई, मैं ही पूछ रहा हूं आपको, कैसी कौन सी रीडिंग है जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा आप में से है वो फटाक से खड़ा हो जाएगा, वो तो एक्स है। अब मेरे को तो क्या है, सिर खुजाना पड़ेगा, ये ज्यादा शरारती है, वो तो एक्स है। तो एक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो उल्टा हेल्प करता है। और बच्चे क्या होते हैं, अरे वो माना अज्यूम की एक्स, अज्यूम वाई, अज्यूम जेड, ये तो बड़े टेढ़े हैं। ये टेढ़े नहीं है, उत्तर देने में सरल है कि तो एक्स का नाम तो ले लिया, बताओ कि सर अब आगे तो आप ही बता दो। मैंने तो बता दिया ना आपको कॉमन रीडिंग कौन सी है, बोले एक्स है। यार जोरदार आदमी है। मतलब कॉमन रीडिंग क्या है कि सेंटीग्रेड भी एक्स है और फ़ारेनहाइट भी एक्स है। तो फार्मूले में जहां भी सी है वहां एक्स रखना पड़ेगा, बच्चे ने बता दिया कि एक्स है। और जहां फ़ारेनहाइट है वहां भी एक्स रखना पड़ेगा, बच्चे ने बता दिया एक्स है। असली बात बता नहीं रहा। जिसको अलजेब्रा में इक्वेशन आती है वो बता देगा असली बात। इसने जो एक्स पर बोला है वो न्यूमेरल ये है। अब जैसे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट सी, यहाँ सी लिखा है, यहाँ एफ लिखा है। तो स्टूडेंट ने क्या है कि सी को भी एक्स बताया, ये सी को भी एक्स बताया तो सी की जगह भी एक्स लिख दिया। रेशो 5, ये बाहर सी देख रहे हैं अपने सी, तो 5 छोटे वाला है, 5/9 रेशो छोटे वाला काम में लिया। यहां क्या है कि इसने ये जो फ़ारेनहाइट है इसको भी स्टूडेंट ने एक्स बता दिया था, एक्स है, यानी x - 32। x में से 32 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। भाई ये सबसे पहला काम क्या करोगे आप, मामूली सी मैथ से ही सबसे पहला काम करोगे, जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या होता है, इनटू। मैथ्स में पढ़ा हुआ है, कहीं भी ये आ गया इस तरह से तो इसका मतलब कि ब्रैकेट हटाओगे तो इनटू लगा दोगे आप। इनटू या मल्टीप्लिकेशन सिंबल का मतलब होता है ब्रैकेट, सिनोनिम है ये मैथ्स का। तो यहां जो ब्रैकेट हटा दिया आपने, इसका जो सिनोनिम है इनटू लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने। तो इसका जो एक जो स्टेज है इसकी x है, इसमें से घटाना है, दूसरी स्टेज है 32। तो दोनों ही स्टेजेस से इसका मल्टीप्लिकेशन है 5 × 9 का। तो दोनों को करो भाई, 5 × 9 इससे कर दिया x, और ये माइनस का दोनों के बीच में, ये माइनस यहां का, यहां उतार लिया नीचे माइनस, और फिर से ये 5 9 दूसरे पद से, दूसरे स्टेज से गुणा कर दिया इसका 32 से, ये 32 है दूसरे में से, आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इधर x है, ये आपका इक्वेशन बन गया एल्जेब्रिक, क्योंकि स्टूडेंट ने कहा था कि c भी x है और f भी x है, तो c x था यहाँ, और इक्वल टू ये जो दोनों स्टेजेस से जो मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है उसका। अब ऐसा करो कि
एक्स एक्स क्या जच नहीं रहा दिमाग में, बार बार कचरा है यार, ये क्लियर नहीं हो रहा दिमाग में। इसने बोल तो दिया कि हाँ मैं बता दूं एक्स है, वो आगे बोल नहीं रहा। तो इससे इक्वेशन में एक्स जहां भी है कचरा, उसको छांट के आप सेलेक्ट करके एक तरफ कर दो। आपके पास बैलेंस है, एक तरफ कर दो आप। एक्स वाली जो टर्म है उनको एक तरफ कर दो, और जो अरिथमेटिक टर्म है 5, 32, 100, 85, 80 जो भी अंक हैं, जो भी न्यूमेरल है, उनको एक तरफ कर दो। और आपको पता है कि निशान कैसे होते हैं कि माइनस का इधर लाते हो तो वो प्लस हो जाता है, और उस पलड़े पर रखते हो तो प्लस है वो माइनस हो जाता है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कचरा तो आप साफ कर रहे हो, एक्स को एक तरफ ला रहे हो, और अंक को अरिथमेटिक जो न्यूमेरिक्स है उनको दूसरी तरफ ले जा रहे हो। तो आपको जो साइन है माइनस प्लस, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस प्लस का उधर उधर करते हैं तो वो बदल जाते हैं, एक पलड़े से दूसरे पलड़े में, इस पलड़े से दूसरे पलड़े में ले जाते हो तो प्लस माइनस और माइनस प्लस इस तरह से हो जाते हैं। एनीवे, कचरा साफ हुआ। एक पद है ये एक्स, और दूसरा ये देखिए प्लस था ना, मैंने कहा कि इधर आ गया ये, इसलिए माइनस करना पड़ा अपने को, ये माइनस करना पड़ा। और उसको 5 और 9 करके एक्स करके, ये एक्स कचरा एक तरफ कर दिया, और अरिथमेटिक जो है वो एक तरफ कर दिया अपने, ये सफाई इधर कर ली अपने। इसमें चेंज किया ही ना, माइनस का माइनस है 5/9, 5 को ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, बताइए ऊपर ऊपर की गुणा हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 5 × 32, 5 × 32 बटे 9, ये 9 आ गए नीचे। ये कचरा आपने साफ कर दिया। अब इसको क्या है कि आप एक्स वाले में क्या है कि एलसीएम लिया, एलसीएम आया 9 आया, तो ये हो गया, क्योंकि माइनस और प्लस में एलसीएम लेना पड़ता है, याद है ना आपको। जब फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करे, ऐड करे, तो नीचे वाले जो फ्रैक्शन है उनका आपको बराबर करने के लिए क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। एलसीएम लिया तो 9 का 9 ही एलसीएम आया था, और ये 9 एलसीएम लिया। इधर क्या है, इसको 9 से मल्टीप्लाई हो गया, ये एलसीएम 9x, और इधर 9 को डिवाइड किया 9 से, तो 1 जो 1 है उसको 5x से गुणा किया तो सिर्फ रह गया, एक तो 5x ही होता है। 9 को 1 से 1 से गुणा करो, 9x से गुणा करोगे, 1x है तो उसको 1 से गुणा करोगे तो 1 ही x, तो 9x - 5x, ये 9 और 9, इधर और इधर कोई इकसार वजन है, तो दोनों को निकाल लो। बैलेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पलड़े में 9 रखा हुआ है, इस पलड़े में भी 9 रखा हुआ है, दोनों को निकाल लो ना। फेंको, आप क्यों वजन कर रहे हो पलड़े के अंदर, उधर दाएं राइट में क्यों कर रहे हो, लेफ्ट में क्यों कर रहे हो, काट दिया ना। सॉरी, ये हटा दिया 9 में, ये हटा दिया, अब बच क्या गया, ऊपर ऊपर का रह गया 9x - 5x और -5 × 32। अब ये 9x में से 5x घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 4x रहेगा बैलेंस में, 4x बराबर -160। अब आइए जो उसने कहा था ना, खड़ा हो गए स्टूडेंट ने, सी और बराबर कॉमन कौन सी है, खड़ा होकर बोला वो तो x है। अब आइए x, यहाँ x बराबर -160/4, इसको डिवाइड करेंगे तो -40। ये जो रीडिंग है आपकी, ये कॉमन रीडिंग है। -40 को मैं डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख दूं,
और डिग्री फॉरेनहाइट में भी लिख दूं तो गलत नहीं होगा। आ गया आपको कॉमन रीडिंग। ये क्वेश्चन था एल्जेब्रिक, थोड़ा एल्जेब्रिक इक्वेशन लिया था। एल्जेब्रिक इक्वेशन में अपने को एक्स को अपने क्या है कि डर्टी समझा था, गंदगी समझा था, इसलिए एक तरफ कर लिया और साफ साफ चीज दूसरी तरफ कर ली। बैलेंस में से जो बराबर बराबर थी इधर भी उधर भी उसको काट दिया था और अपने आंसर आ गए। अब भी आपको छोटी सी इक्वेशन आएगी अभी। रीडिंग ऑफ फारेनहाइट विच डबल्स टू सेंटीग्रेड। ऐसी कौन सा नंबर है जिसके बराबर टेम्परेचर करने के लिए फारेनहाइट में उसको डबल बताना पड़ता है। You should double the centigrade. It will indicate the Fahrenheit number. अब फिर उस वही एक्स बोलने लग गया। ये फटाक से इसको ज्यादा ज्ञान है, ये फिर खड़ा हो गया कि वो कौन सी रीडिंग है। सेंटीग्रेड की जो है वो एक्स है और फारेनहाइट की 12 हो जाएगी। ये बोल रहा है डबल कर दो, 2 से इनटू कर दो एक्स को, डबल हो जाएगी। अरे पहले एक्स तो देखो, एक्स तो निकाल। सेंटीग्रेड निकालना है अपने को, एक्स बताया इसने सेंटीग्रेड निकालना है। तो सेंटीग्रेड एक्स बताया था, एक्स लिख दिया इसके नीचे। और फारेनहाइट कह रहा है कि डबल ही बता रहे हो आप, तो 2x कर दिया मैंने। इसने फारेनहाइट लिख दिया आपकी बात 2x। फॉर्मूला वही है 5 × 9 2x - 32। जब कहीं इस तरह से 2x है खाली ऊपर, तो उसका मतलब क्या होता है, आप 1 लगा सकते हो। जैसे मैंने 1 लगाया 2x, यहाँ खाली 2x था ना, तो इसको बराबर करने के 1 लगा दिया, समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 लगा दिया। और क्योंकि सारी की सारी जो है ना फ्रैक्शनल में, सारे जो स्टेजेज हैं वो फ्रैक्शन में है। आप कहते कि 2x का कोई फ्रैक्शन तो है ही नहीं, इसलिए मैंने 1 लगा दिया नीचे। 32 का कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, मैंने 1 लगा दिया नीचे। सारे के सारे फ्रैक्शन में आ गए हैं। देखिए आप चारों स्टेज। अब x बराबर इनटू तो बताया था मैंने कि ऊपर के ऊपर वाली चीज मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली चीज मल्टीप्लाई होती है। फ्रैक्शन जब आपने पढ़ा है मैथ्स में, तो ऊपर वाली मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली मल्टीप्लाई होती है। प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता, वहां आपको एलसीएम लेना पड़ता है, फिर डिवाइड करना पड़ता है। जो भाग में आता है, भागफल में आता है, उसको उससे आप गुणा करके फिर आप घटाते हो, फिर प्लस करते हो। थोड़ा सा झंझट ज्यादा है उसमें, प्लस माइनस में, फ्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में कोई झंझट नहीं है। ऊपर का गुणा कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नीचे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 5 × 2x 10x हो गया, और नीचे 9 × 1 मतलब 9। इसी प्रकार से ये तो प्योर ही है, इसको कोई 32 × 5 160 और 9 × 1 9। अब x बराबर कॉमन ले लिया। कोई चीज मैथ्स में कोई चीज वहां से जाती है तो वहां आप 0 नहीं लिखते। अरे ऐसे 1 छोड़ देते हो वहां पर। अरे कुछ तो जगह तो है उसकी, 1 है, 1 मान लो। तो 10x - 1 6, 10x - 6, तो इसकी जगह छूट गई ना। ये 10x इधर ले गए, इसकी जगह छूट गई, तो यहाँ 1 लगा दिया आपने। यहाँ देखो ये 1 लगा दिया आपने।
तो 1/9 10x माइनस 160, इसको उधर लेकर चले गए अपने, इधर जगह नहीं थी इसलिए उधर लेकर चले गए। तो ये जो नीचे वाला जो 9 है मल्टीप्लीकेशन में ऐसे तो कर सकते हो आप, नीचे वाला इधर ले आओ, इधर नीचे वाला ऊपर ले आओ, या ऊपर वाला इधर नीचे ले आओ, टेढ़ा क्रॉस। मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस काम में लेते हो आप, तो आपने यह क्रॉस काम में लिया। जो नीचे 9 है इसको x की तरफ क्रॉस ले लिया आपने, यहां क्रॉस लिया ना, ये 9x हो गया मल्टीप्लीकेशन। और इधर वाली लाइन वैसे ही पड़ेगी 10x माइनस 160। अब वही बात आ गई कि x को कचरा समझ रहे हो, तो कचरे को अलग कर दो छांट कर इक्वेशन में, वो जो न्यूमेरल है उसको अलग कर दो। न्यूमेरल जो है 160 अलग हो गया, ये साफ है, और कचरा उधर है 10x माइनस 9x। 10x में से 9x सब्ट्रैक्ट करोगे, x रहेगा खाली x कचरा, उसके बराबर क्या आ गया 160। तो जो x का था सेंटीग्रेड में, के सेंटीग्रेड तो x है और डबल 2x है, फ़ारेनहाइट 2x, तो सेंटीग्रेड x निकल गया आपका 160 सेंटीग्रेड, ये आंसर आया। और इसको डबल कर दिया 2x, ये फ़ारेनहाइट 320 फ़ारेनहाइट हो गया। अब आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये जैसे क्वेश्चन 5 है, ये क्वेश्चन है सिंपल सा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितना फ़ारेनहाइट होगा। सीधा ही बात है कि 10 पार्ट्स के बराबर फ़ारेनहाइट ने 18 किया था ना, 100 पार्ट के बराबर रेशियो में 180 आया था ना। तो जब इसको आप काटोगे बराबर करो तो 10 इधर गायब हो गया, 10:18 हो गया ना, तो सीधा सा निकल गया कि 10 सेंटीग्रेड अगला बोल रहा है तो 18 डिग्री होगा। ऐसे ही कोई कहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये चेंज करने वाला बात जो है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मामूली सा टेढ़ा था, लेकिन कोई खास बात नहीं। मैंने थोड़ी मैथ्स के रूप में इसको समझा दिया आपको, और ये जिंदगी भर आपको चेंज करने वाला फार्मूला है। ये हर क्लास में आएगा और हर क्लास में आपको जो है मार्क्स दिलाएगा, यदि आप समझ रहे हो। चलो, हीट एंड इट्स इफेक्ट्स खत्म होता है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आंसर तो अपने कर लिए। मैथ्स थी इसलिए अपने को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो 4 इफेक्ट कौन से हैं, वो उधर बोर्ड में बता दिए मैंने। What is the heat? What it causes? What it can cause? Moment of atom or molecule, small particle of matter, moment देता है, धक्का देता है, ये कॉज करता है। गैस, लिक्विड और सॉलिड में सबसे कम जो है एक्सपेंड कौन होता है, सबसे कम एक्सपेंशन किसका होता है? सॉलिड का होता है, बताया था ना मैंने आपको। ये देखो ऊपर लिखा है सॉलिड, ये निशान तो पता है मैथ्स का है, जिधर ज्यादा खुला है मतलब वहां ज्यादा है।
ऐसा ऐसा निशान किसी ने बना दिया। ये मैथ्स में आपको बताया जाता है। देखो यहां तो एक छोटा सा किनारा है ना, तो इधर छोटी चीज होगी, इधर काफी लंबा हो, इधर तो इतनी छोटी है और इधर इधर कितना लंबा है, तो मतलब इधर बड़ी चीज है, इधर छोटी चीज है। तो मैंने कहा एक्सपेंशन ये लिख दिया लिक्विड, तो आप फटाक से ये ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, ये बड़ा है, बड़ा एक्सपेंड हो रहा है, ये छोटा एक्सपेंड हो रहा है। और एक और निशान लगा दूंगा ऐसे, सॉलिड, ये छोटा है, सॉलिड कम एक्सपेंड हो रहा है, ये लिक्विड जो है ज्यादा हो रहा है। इसका फायदा उठाया था ना आपने, मरकरी को अपने स्टैंड में रखा था थर्मामीटर के अंदर। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ, वो ऑटोमेटिक अलार्म में पूछ रहा है, वो जो रोड है जो ब्रास और आयरन की बनी, उसमें ज्यादा कौन सी सिकुड़ती है, कौन सी फैलती है? तो ब्रास वाली जो साइड है वो ज्यादा फैलती है, धनुष बो बना देती है, और इधर भी बो बन जाता है, वो ठंडा होने पर सिकुड़ भी जाती है। पार्ट और इंटरवल्स तो आपने खूब कर लिए, क्या है इसमें? कोई क्वेश्चन कहीं से दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पे। जीरो इधर सेल्सियस ने तो 100 है, इंटरवल्स या पार्ट्स किए थे, और उसने 212 किए थे फ़ारेनहाइट में। आप कितने करोगे वो देख लेना, फिर आपका भी नाम हो जाएगा कि थर्मामीटर इसने भी बनाया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।